इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को, है ना। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। बाकी आप सभी लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सभी को हैप्पी टीचर्स डे विश करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को तहे दिल से, है ना। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे विश किया। और देखिए हैप्पी टीचर्स डे है, यानी कि अध्यापक दिवस है, शिक्षक दिवस है। तो कुछ दो शब्द है ना आप सभी लोगों के लिए बोलूँगा, ठीक है, जो कि एक टीचर का फर्ज भी है कि अपने से पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको एक गाइडेंस जरूर दे, ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगा कि आप, है ना, हमेशा एक किसी भी एक टीचर को जो ठीक पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, उनको, है ना, उनके गाइडेंस को, है ना, जरूर फॉलो करिए। देखो, ज्यादातर लोग, है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मत देखिए, देखिए जहां आपको सही लगे वहां भी देखिए। बट, है ना, किसी एक टीचर को जिसको आपको कुछ समय में लग जाए कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा समझाते हैं, उनको पूरा प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करिए। वो जो बता रहे हैं उन चीजों को फॉलो करिए। आधे बच्चे ना यही नहीं कर पाते। आधे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास किसी और की देख रहे हैं, क्वेश्चन किसी और के लगा रहे हैं, कभी फिर यूट्यूब पे देख लिया, कभी कहीं से देख लिया। तो इस तरीके से, है ना, एक खिचड़ी सी पक जाती है। तो आप एक समय लीजिए और उस समय में, है ना, देख लीजिए कि कौन व्यक्ति सही से पढ़ा रहा है और कंटेंट क्या है उनका, किस तरीके से आपको एक गाइडेंस दे रहा है ना। तो उसको फॉलो करते रहिए प्रॉपर तरीके से, और मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपको, है ना, लास्ट में सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है जी। तो मैं अपने अब बात कर लेता हूँ कि देखो भाई, मैं भी, है ना, आपको जितना हो सकता है एक बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो क्लास में जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, समझाऊँ आपको, इसके साथ साथ जो मैं बीच में गाइडेंस देता हूँ, क्लास के शुरुआत में गाइडेंस देता हूँ, क्लास के बीच में, क्लास के एंड में, इनको भी अगर आप फॉलो करते रहें तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स जरूर आएंगे। अगली बात, देखिए, टीचर्स डे है तो आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ है, मतलब एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा और अनाउंसमेंट भी करूंगा आज। अनाउंसमेंट ये है कि अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो स्पीड है वो अब बढ़ाने जा रहा हूँ। स्पीड का मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी 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 बोल बोल के बढ़ाऊंगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अब क्लासेस और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि अब आने वाले समय में एग्जाम्स लाइन से लगे हुए हैं, यानी सितंबर एंड या अक्टूबर में चले जाएं तो ये समझ लीजिए कि आपको ढेर सारे एग्जाम्स अब देखने को मिलेंगे। मतलब मोटा मोटा ऐसे कह सकते हैं कि अक्टूबर की शुरुआत से लेकर दिसंबर तक, है ना, कई सारे एग्जाम्स हमारे लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हैं, आपके, है ना, राजस्थान के एग्जाम्स भी है, और झारखंड में भी एग्जाम है, और एसएससी सीजीएल मेंस का भी पेपर है, ठीक है। और ऐसे लाइन से कई सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। एमपी मध्य प्रदेश में भी एग्जाम है। तो मोटे मोटे तौर पर, है ना, आने वाले समय में एग्जाम्स लाइन से हैं, तो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जो स्पीड है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। देखो, क्लास में जितनी थ्योरी करा रहा हूँ ये तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा थ्योरी मत पढ़िए। बट एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे यूट्यूब चैनल से करते रहिए, जिसमें दो चीजें आपको देखनी है। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में डेली बेसिस पे चेक करते रहिए कितने नए क्वेश्चन आए हैं, उनके आंसर दीजिए। आपको डेली बेसिस पर लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी और डेली रेगुलर बेसिस पर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। और एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, उसमें भी आप क्लासेस की संख्या जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही मेरी तरफ से अनाउंसमेंट टीचर्स डे पे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाकर इस पॉइंट को खत्म करूंगा और आगे टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। देखिए, आप सभी लोग, है ना, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग जरूर लाएगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा सरकारी नौकरी में, ठीक है ना। बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना, अपने टेम्पर को, यानी कि जो तैयारी का एक टेम्पर होता है ना, उसको लूज नहीं होने देना है। मतलब कि हिंदी में अगर कहा जाए कि आप, है ना, अपनी तैयारी से चोरी नहीं करना भाई कभी भी। आपको जब भी आपको जब भी लगे कि हाँ जी, मेरे को, है ना, इतना काम करना है, ये चीजें पूरी पक्की करनी है, ये चीज मेरे को तैयार करनी है, उसे कर डालो। उसे बात के लिए मत छोड़िए, या फिर ये मत छोड़िए कि इन चीजों को मैं लास्ट में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा। जिसने ये चीजें छोड़ दी,
ऑन टाइम पर सारी तैयारी कर ली तो समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो ये चीज़ है ना अपने लाइफ में बनाइए कि जो भी तैयारी करनी है, जो भी काम करना है, जो भी डेली बेसिस का काम है उसे खत्म कीजिए डेली, है ना। कुछ महीनों की बात है, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बल्ले ही बल्ले हैं, है ना। माता पिता तो खुश होते ही हैं, पूरी फैमिली में भी नाम हो जाता है कि हमारा बेटा एक सरकारी नौकरी पे लगा हुआ है, लाइफ सेट हो गई है उसकी। तो ये चीज़ें ना अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों ने टीचर्स डे विश किया। एंड शुरू करते हैं अपने सेशन को, अपनी क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। एक बच्चे ने लिखा है, सुधीर ने, सर आज अपने टीचर्स डे के स्कूल की बातें बताइए। देखिए टीचर्स डे पे है ना हम लोग क्या करते थे भाई, बहुत ज्यादा कुछ है ना सेलिब्रेशन टाइप का तो नहीं होता था, छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो जाता था, बट वही होता था कि हम सभी टीचर्स के लिए है ना कुछ जो हो सकता था। जनरली पेन होते थे, एक टीचर को सबसे बड़ा गिफ्ट है ना पेन देते हैं, तो वही पेन या डायरी वगैरह यही चीज है ना हम भी दे देते थे सारे टीचर्स को, सारे बच्चे। और जो फेवरेट टीचर होते थे, है ना, जिनको लगता था कि ये सबसे सही टीचर है, बढ़िया है, जिनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी, उनके लिए थोड़ा सा अलग से कुछ ले आते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा टीचर्स को देना ही चाहिए, कुछ खरीद के ही दो। आप है ना प्यार से उनको है ना विश भी कर दो कि सर हैप्पी टीचर्स डे, आपको है ना शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस ये भी बहुत बड़ी बात है। एक ट्रेंड बन जाता है ना कि एक बच्चा लाके कोई पेन दे देगा या डायरी दे देगा, तो वे सारे बच्चे भी सोचने लगते हैं यार हमने तो कुछ नहीं दिया, हम भी टीचर को दे देते हैं, वो लाइन लग जाती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी टीचर को है ना कुछ दीजिए, है ना, तभी वो खुश होगा, तभी वो बोलेगा कि अच्छा ये बच्चे अच्छे हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। ये जरूरी नहीं होता है। आप है ना उन्हें प्यार से, जितनी शिद्दत से, रिस्पेक्ट में एक बार बस टीचर्स डे विश कर दीजिए, वही काफी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। देखिए डेट मैंने डाली दी है 5 सितंबर 2024 आज की तारीख है। और लास्ट क्लास में ना हमने अपना एक चैप्टर, एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो टोटल मिला के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो टोटल मिला के हमारे 2 चैप्टर्स है ना अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, और उनके नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और मेमोरी यूनिट्स। ठीक है। तो जैसा कि आपने ना सिलेबस वाली वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास मेरी देखी होगी, और इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ना मैंने जब सिलेबस आपको दिखाया था या लिखवाया होगा बोर्ड पर, तो मैंने 3rd नंबर पर, तीसरे नंबर पर एक चैप्टर का नाम लिखवाया था जो कि ज़रूरी भी है पढ़ना, और उसे हम हिस्ट्री जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं। ठीक है जी। तो उसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री जनरेशन, इनका क्या मीनिंग है। एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि देखिए जब भी कभी है ना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपके पेपर में पूछा जाना हो, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पेपर में बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, या आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए सिलेबस में, तो आप हिस्ट्री जनरेशन को भी पढ़ के जा सकते हैं एडिशनली। बट जरूरी नहीं होता कि आपके पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के उसमें हिस्ट्री जनरेशन का क्वेश्चन आए, ऐसा डेफिनेट श्योर नहीं होता। इसलिए हिस्ट्री जनरेशन वगैरह ऐसा लिखकर भी सिलेबस में दिया नहीं जाता है। बट आप ये मान लीजिए कि बेसिक कंप्यूटर का पार्ट होता है हिस्ट्री जनरेशन भी पढ़ना। तो मैं सभी लोगों को ये बोलता हूं कि अगर आपके पास बहुत भरपूर समय है, पेपर अभी टाइम है, तो हिस्ट्री जनरेशन को पूरा पढ़ के जाओ। और अगर टाइम कम बचा हुआ है तो हिस्ट्री जनरेशन को स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा हमेशा है ना पेपर में क्वेश्चन आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है बेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। अगर हिंदी में कहा जाए तो सबसे पहला नाम आएगा दैट इज वर्गीकरण।
हिस्ट्री का मतलब आपको पता ही है, दैट इज इतिहास व पीढ़ियां। ठीक है, तो कंप्यूटर का इतिहास, पीढ़ियां और इसके साथ साथ वर्गीकरण के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में ही बताऊंगा, यानी कि अगर हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि वर्गीकरण देख रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जाए। ठीक है, देखो शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स बने हैं या जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनी हैं, उन सभी के बारे में ना एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए हमको कि इनको कैटेगराइज कैसे किया गया, इनको वर्गीकृत कैसे किया गया है। ठीक है, ये हमें पता होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आपने ना कभी मार्क वन नाम का कंप्यूटर सुना है, कि एक कंप्यूटर था कंप्यूटर के इतिहास में जिसका नाम था मार्क वन। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सा कंप्यूटर था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। अगर आपसे कंप्यूटर के मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम क्या था, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम कौन सा था, ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया बन गया। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि दुनिया का सबसे या ऐसा पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से ना ढेरों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कि क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री और जनरेशन पर आधारित होते हैं। आजकल जनरेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमें पेपर्स में, जैसे मिल जाएगा कि चौथी जनरेशन या पांचवी जनरेशन है ना कंप्यूटर की किस पर आधारित है, या चौथी पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पॉपुलर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो ये सब है ना हमें जनरेशन यानी कि पीढ़ियों के अंदर पता चल जाता है। ठीक है, तो या ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन किस कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। तो ये सब चीजें ना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के वर्गीकरण को या क्लासिफिकेशन को है ना बेसिकली दो तरीके से बांटा गया है, एक तो टाइप 1 में और दूसरा टाइप 2 में। क्या मीनिंग है इसका, समझाता हूं। देखो टाइप 1 में ना कंप्यूटर को जब बांटा गया तो 3 नाम रखे गए हैं। पहला नाम रखा गया है दैट इज, यहां लिख सकते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर। देखो एक बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर के इतिहास में शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी डिवाइसेस बनी हैं, जितने भी यंत्र बनाए गए, वो बिल्कुल आज के जैसे कंप्यूटर जैसे नहीं थे। यानी आप सोचें कि आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से 60 70 80 साल पहले भी उसी तरीके का कंप्यूटर या 100 साल पहले उसी तरीके का कंप्यूटर हुआ करता था, ऐसा नहीं है। उस समय कुछ यंत्र हुआ करते थे, है ना। अब उनको बोला ऐसे ही जाता है मैकेनिकल कंप्यूटर, ऐसे शब्द से ही बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर कंप्यूटर था, वो केवल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करती थी जिससे गणना की जा सके। ठीक है, तो कंप्यूटर के इतिहास में ना सबसे पहले नाम हमें देखने को मिलता है दैट इज यांत्रिक कंप्यूटर्स का। यांत्रिक कंप्यूटर्स ये क्या होते हैं जी? देखो यांत्रिक कंप्यूटर का सिंपल सा मीनिंग था कि वो कंप्यूटर या वो कंप्यूटिंग डिवाइस जिनके थ्रू हम कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बट उसे चलाने के लिए हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई मशीन मैं चलाने जा रहा हूं और उसे मैं हाथ से चला रहा हूं, वो अपने आप नहीं चल सकती, क्योंकि अपने आप चलाने के लिए किसी भी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, बिजली की। किसी न किसी तरीके से आप दें बैटरी लगाकर या डायरेक्ट पावर सप्लाई देकर, बट आपको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी किसी मशीन को चलाने के लिए। बट यहां पर उन यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था हाथों से। समझ में आ गई बात? तो अगर हाथ का इस्तेमाल करके अगर आप किसी डिवाइस से कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो उसी को मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से या मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस भी कह सकते हो बोला जाता था। इसके बाद है ना दूसरी कैटेगरी जो बनी कंप्यूटर के इतिहास में, या वर्गीकरण कह दीजिए, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा विद्युत यांत्रिकी। विद्युत यांत्रिक लिख लो, यांत्रिक कंप्यूटर। मतलब कि अब ऐसे कंप्यूटर आ चुके थे जिनको है ना चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप बिजली सप्लाई नहीं दोगे आप इनको चला नहीं पाओगे। ठीक है, और फिर बाद में आया एक और नाम जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से बोला गया।
अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रो शब्द लिखा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल ही होता है, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है। पहले हिंदी में भी लिख लो इसको, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही कहा जाएगा, ठीक है। अब यहां सुनिए, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर इलेक्ट्रिकल, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रिकल ही बोलेंगे या विद्युतीय बोल सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक शब्द को है ना इलेक्ट्रॉनिक ही कहा जाता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, विद्युतीय, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आप है ना किसी भी मशीन को, किसी भी डिवाइस को अगर यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसमें प्योरली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कंप्लीट रूप से विद्युत का इस्तेमाल करके उसे चलाया जा रहा है, तब हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कोई है ना ट्यूबलाइट जलाते हो, या कोई फैन को ऑन करते हो, या कोई कूलर चला रहे हैं आप, तो ये है ना कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। यानी कि आप अपने घर में फ्लो होने वाली बिजली पावर सप्लाई को सीधे इन्हें दे रहे हैं और इनमें करंट जा रहा है और ये चलना शुरू हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। समझ में आ गई बात। या उदाहरण के लिए आप है ना ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास है ना कोई मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे घड़ी ले लो, हाथ में जो पहने जाने वाली घड़ी है, या दीवार पे जो घड़ी आपको दिखाई देती है, उसमें बैटरी लगानी पड़ती है ना, इसमें भी एक सेल डालना पड़ता है, और दीवार घड़ी में भी एक बैटरी या सेल लगाओगे तभी तो वो सुइयां घूमती हैं। तो फाइनली है ना जो घड़ी की सुइयां घूम रही है ना, इनको चलाने के लिए भी हमें करंट की आवश्यकता पड़ रही है, और वो किससे मिलेगा, बैटरी से मिलेगा। तो ये प्योरली है ना क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल मेथड हो गया, बिजली से चलने वाला। अब इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेथड कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, चलता वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही है, बट हम उस इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, उसे 0 1 में मैनिपुलेट कर लेते हैं। आप समझ में आ रहे हैं। यानी मोटा मोटा हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता तो इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रिकल यानी ये वाला शब्द ही, बट इस इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकली मैनिपुलेट किया जाए, मैन्युपुलेट। समझ में आ रहे हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने अनुसार बदल लेना, अपने हिसाब से बदल देना, ठीक है। यहां लिख लो, अपने हिसाब से, हिसाब शब्द का मीनिंग समझ गए, अपने अकॉर्डिंग, हिसाब से बदल लेना। तो अगर आप है ना किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को अपने हिसाब से बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तब आप उसको है ना इलेक्ट्रॉनिक शब्द के नाम से बोलेंगे। और जनरली जो अपने हिसाब से इसको बदला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट को, उसमें वहां पर 0 और 1 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, 1 को है ना हाई बोल देते हैं और 0 को लो के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिकल करंट को अपने हिसाब से है ना चेंज कर रहा हूं, यानी मेरे को है ना कभी करंट भेजना हाई पावर में, कभी लो पावर में, कभी हाई में, कभी लो में, फिर हाई भेजना है, फिर हाई भेजना है, फिर लो भेजना है, वो मैं मैनिपुलेट करूंगा। तो ये हाई को 1 मान लो और लो को 0 मान लो। तो इस तरीके से अगर मैंने किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को खुद से मैनिपुलेट कर लिया है, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जहां 0 1 का कॉन्सेप्ट आ जाए, उसको इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बोल दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में बस यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल प्योरली इलेक्ट्रिकल है, यानी करंट दीजिए मशीन चलना शुरू हो जाए, और इलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल करंट दिया और उसको भी खुद से मैनिपुलेट किया, यानी हम अपनी मर्जी से करंट को हाई पावर में, कभी लो में, हाई में, कभी लो में भेजेंगे, 0 1 बना लेंगे, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे बाकी आपको मैं पहले भी ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूं कि अगर आप नोट नहीं करते हैं तो इस चैप्टर की भी कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में सबको दी है। हर क्लास के शुरुआत में इसकी जानकारी मैं देता ही हूँ। खुशबू जी ने लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, और अगर नहीं लिखने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनते रहिए बस।
PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो फाइनली है ना, देखो मैंने आपको ये समझाया कि अगर है ना ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आप ये बात भी बता सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल पर। जैसे मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक और इलेक्ट्रोमैकेनिक यानी विद्युत यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। सुनिए जरा, पहले इनके ना रियल एग्जाम्पल की बात करते हैं, वास्तविक जीवन की। देखो अगर रियल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो वहां पर हमें इन तीनों के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं घड़ी के एग्जाम्पल से ही। आप घड़ी का है ना एग्जाम्पल लीजिए, रिस्ट वॉच का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको याद है आपके पेरेंट्स के पास या फिर है ना आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास है ना कोई हाथ की घड़ी रही होगी, और उस घड़ी को वो चाबी वाली घड़ी बोलते थे। चाबी वाली घड़ी मतलब उनको है ना ऐसे यहाँ पर इसको घुमाना पड़ता था टाइम टू टाइम पर, ऐसे इसमें घड़ी में डायल होता है यहाँ पर, उसको घुमाना पड़ता था। फिर है ना फिर कुछ दिन बाद घुमाते थे। तो एक्चुअल में उन घड़ियों के अंदर है ना किसी भी प्रकार का कोई सेल या बैटरी नहीं लगता था, उसमें एक चाबी घुमाई जाती थी। और चाबी घुमाने का ही कुछ ऐसा प्रोसेस था घड़ी के अंदर कि घड़ी की सुइयां एक घूमती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद आपको घड़ी की सुइयों को मतलब उनके लिए चाबी घुमानी पड़ेगी। तो मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए कि अगर हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी की सुइयां घूम रही हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ ना कुछ अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया होगा कि वो घूम रही हैं, तो ये प्योरली मैकेनिकल डिवाइस कहलाएगी, यानी कि यांत्रिक डिवाइस कहलाएगी। यानी इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा। समझ में आ गया? ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, हाथ में पहने जाने वाली आज की घड़ियां, जैसे मैंने पहन रखी है, मैंने पहनी हुई है, इस घड़ी में ना, इस घड़ी में बेसिकली एक छोटा सा सेल लगता है, या जो दीवार पे आप घड़ी देखते हैं उसमें भी एक पेंसिल सेल लगता है या सेल लगता है कह दीजिए, और उसकी वजह से ना करंट की वजह से वो सुइयां घुमाई जा रही हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी और सुइयां घूमते हुए भी हमें दिखाई दे रही हैं। किसी भी चीज का घूमना या चलना यांत्रिकी कहलाता है, बट चलाया इसको इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कह देंगे घड़ी को। ठीक है, कंप्यूटर के एग्जाम्पल तो अभी बाद में बताऊंगा, पहले अभी रियल लाइफ के एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज है। तो आज के समय पर हाथ में पहने जाने वाली घड़ियां भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आ गई हैं, जिनको डिजिटल वॉच भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। क्योंकि बात यह ना, इलेक्ट्रॉनिक शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां 0 1 का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, और जहां 0 1 का कॉन्सेप्ट है तो उसको डिजिटल के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो कई बार तो ये दोनों शब्द एक साथ लिखे आ जाते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, ऐसे भी बोल देते हैं या ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों शब्द अगर लिखे हो तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, यानी कि 0 और 1 वाला कॉन्सेप्ट। तो आजकल घड़ियां नहीं देख रहे, एप्पल की घड़ी आ रही है, सैमसंग की घड़ी आ रही है, या नॉर्मल किसी भी कंपनी की जो घड़ी आ रही है मार्केट में, उनमें व्हाट्सएप भी चल जाता है, कॉल भी अटेंड हो जाती है, आप उसमें कुछ और फीचर भी देख सकते हैं। तो वो डिजिटल हो गई या इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हो गई। समझ में आ रहा है? यानी कि उनको चलाया तो जा रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यानी उसमें बैटरी तो लगी होगी, बट अब वहां पर है ना पूरा डिजिटल या डिजिटल वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा। यानी उस घड़ी के अंदर कोई आईसी चिप लगी होगी, है ना, सर्किट का कॉन्सेप्ट होगा, 0 1 का कॉन्सेप्ट होगा, उस वजह से ये चलाई जा रही है। बताओ आप समझ में आ गया या नहीं? फिर से सुन लीजिए, एक चाबी वाली घड़ी जिसमें कोई सेल नहीं लगता वो मैकेनिकल डिवाइस है। एक नॉर्मल घड़ी ये वाली जिसमें सेल या बैटरी लगाई जा रही है जिससे ये चल रही है, तो ये मैकेनिकल कहलाएगी। और एक ऐसी घड़ी जो आप आज यूज कर रहे हैं जिसमें आप व्हाट्सएप वगैरह भी देख सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉचेस के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी। अब हम है ना इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मैकेनिकल कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मैकेनिकल कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिला वो है, आप लिख लीजिए एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, जैसे मान लो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से मैकेनिकल कंप्यूटर का एग्जांपल बताइए, तो उसमें एनालिटिकल इंजन शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है। या फिर एनालिटिकल इंजन को या ना डिफरेंस इंजन के नाम से भी बोला जाता है। क्या इनका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, अंग्रेजी में ही बोलते हैं एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन। यही वो कंप्यूटर या मशीन थी जिसको बनाने के बाद
चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से बोला गया। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा अभी। अब आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये लिख लो। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में लिख लीजिए हार्वर्ड मार्क वन नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, या फिर इसको केवल मार्क वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाया गया था। इससे पहले कोई भी डिवाइस बन रही थी ना, तो उसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये पहला ऐसी मशीन या डिवाइस थी जिसको बिजली का इस्तेमाल करके चलाया गया था। और फिर आता है एक और नाम जिसको हम ऐसे लिख लो, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं, दैट इज एनियाक। ठीक है, एनियाक का अपना एक फुल फॉर्म भी होता है, यहां जगह नहीं है, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। एनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बहुत सारी लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर की पीडीएफ में यहां पर कंप्यूटर की जगह कैलकुलेटर शब्द लिखा हुआ है, जो कि गलत है। सही फुल फॉर्म है इसकी, फिर से बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। यहां इन तीनों के जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सबसे पहले पहले कंप्यूटर भी हैं। ये भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आंसर है एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन। जब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला, अच्छा मैंने अभी क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोल दिया क्या? माफ कीजिएगा अगर शायद गलत बोल दिया हो, मैं फिर से दोहरा देता हूं। जब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, तो आंसर है एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन। जब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताइए, तो आंसर है हार्वर्ड मार्क वन या मार्क वन। और दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, तो इसका नाम है एनियाक। अब समझ में आ गया? ये इन तीनों के एग्जाम्पल ही नहीं है, ये इन तीनों के सबसे पहले पहले एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पहले है ना 3 नामों से कैटेगराइज किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। उनके नाम है मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, अब आता है दूसरा टाइप। ये क्या चीज है? देखो दूसरा टाइप में ना फिर से 3 नाम दिए गए हैं कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को। जैसे एक नाम दिया गया बेटा एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एनालॉग कहा जाएगा। फिर एक नाम दे दिया है डिजिटल कंप्यूटर। आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे पेपर में या किसी मॉक में कि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके बारे में ज्यादा पूछ लेते हैं। और तीसरा नाम आता है बेटा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को टाइप 2 में इन तीनों नाम से भी कैटेगराइज किया गया है। अब देखो इस एनालॉग कंप्यूटर का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसमें भौतिक परिस्थितियों के बदलने से कोई कैलकुलेशन मिल रही हो। सुनना क्या बोल रहा हूं हिंदी में। किसी भी ऐसे मशीन या कंप्यूटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस में भौतिक परिस्थितियों के बदलने से कोई कैलकुलेशन या गणना मिल रही हो, तो उसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाएगा। अब भौतिक परिस्थिति कौन सी हो सकती है? जैसे कि घड़ी का सुइयों का घूमना, घड़ी की सुइयों का घूमना, इसमें भौतिक परिस्थिति दिख रही है ना कि वो अपनी पहली जगह से दूसरी जगह पर मूव कर गई, तो इसको फिजिकल फिनोमिना भी कहा जाता है। यानी कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे एक फिजिकल फिनोमिना देखने को मिल रहा है, भौतिक परिस्थितियां बदलते हुए आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप उसे एनालॉग के नाम से बोलेंगे। अब ये भौतिक परिस्थिति 2 तरीके से हो सकती है, या तो मैकेनिकल भी हो सकती है भाई, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकती है। बताइए बात समझ में आई है? नहीं आई, समझाता हूं। अगर आप घड़ी की सुइयों को घुमाकर गणना कर रहे हैं कि कितना समय हो रहा है, भाई घड़ी भी तो एक कैलकुलेशन देती है। घड़ी को देखने से नहीं पता चलता कि कितना समय हो गया और कितना समय हो रहा है, ये कैलकुलेशन ही तो है, गणना ही तो है। तो अगर आप है ना वो चाबी वाली घड़ी की बात करें जिसमें सेल होता ही नहीं था, तो उसमें भी घड़ी की सुइयां घूम रही थी, वो मैकेनिकल था, यांत्रिकी थी वो। और अगर इन घड़ियों की बात करें जो हम आजकल पहनते हैं अपने हाथों में, तो उनमें क्या होता है, सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है, जिससे घड़ी की सुइयां घुमाई जा रही हैं। तो यानी कि एनालॉग के अंदर दोनों ही कंडीशन आ सकती हैं, यानी इलेक्ट्रो मैकेनिकल भी आ सकती है और मैकेनिकल भी आ सकती है।
अब समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है ना। जब आपसे पूछा जाए ना कि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए, तो आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं। चाहे तो मैकेनिकल कंप्यूटर का एग्जांपल दे दो, चाहे आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का एग्जांपल दे दो, ये वाला हार्वर्ड मार्क वन का, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है। और अब आता है डिजिटल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, चाहे डिजिटल बोल दो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बोल दो, चाहे दोनों शब्दों को मिला के बोल दो, एक ही बात है। यानी कि अब हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जहां पर 0 1 का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कह दिया जाता है। तो आप यहां पर लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गई बात? चाहे तो आप डिजिटल बोलो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक बोलो, एक ही बात है। और तीसरा आता है हाइब्रिड। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर मशीन बनाया गया होगा जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के उदाहरण हो, दोनों का मिश्रण हो, तो उसको हाइब्रिड के नाम से बोल दिया जाएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको कुछ और इनके मैटर में। जैसे ना आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम थर्मामीटर लें, यानी बुखार मापने का एक यंत्र जिसमें मरकरी यानी कि पारा होता है, अब आप उस थर्मामीटर को ऐसे टंग के नीचे लगा लो या फिर बगल में साइड में रख लो, तो गर्मी की वजह से है ना, बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो पारा है ना थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। आपने देखा ही है। तो वहां बेसिकली किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। बस वो थर्मामीटर में पारा गर्म होने की वजह से ऊपर चढ़ने लगेगा और एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, जिससे डॉक्टर पता लगा लेता है कि शरीर का तापमान कितना है, बुखार कितना है। तो इसका मतलब कि वहां केवल एक मैकेनिक्स का इस्तेमाल, पारे को चढ़ते हुए देखने से पता लगा लिया कि शरीर में टेम्परेचर कितना है, एक मैकेनिक्स हो गई ना, यांत्रिकी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप उसे एनालॉग भी कह सकते हैं। यानी एनालॉग का मतलब क्या होता है? मैंने भौतिक परिस्थितियों के बदलने से गणना की जा रही हो, तो पारे के ऊपर चढ़ने से कोई गणना यानी कैलकुलेशन की जा रही है, तो एनालॉग कहलाएगा। अब एक और सुनिए। मान लीजिए कि आप है ना, मान लीजिए आप कोई डिवाइस का नाम, चलो यहां मैं ये कहना चाह रहा था बस कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल में आपको है ना बिजली से चलाना पड़ेगा उसको, और फिर फाइनली आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे। तो आप चाहें तो यहाँ पर है ना घड़ी वाला एग्जांपल ले लो। ये जो हाथ में पहने जाने वाली घड़ियां है ना, इनको आप यहाँ पर रख सकते हो कि इसमें सेल डालो और इसमें घड़ी की सुइयों को घुमाइए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। बट इसको भी एक कॉमन नाम से बोल सकते हैं, एनालॉग। समझ में आ गई बात? यानी चाहे तो मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, दोनों को मिलाकर आप एनालॉग नाम बोल सकते हैं। अब यहां पर आ जाओ डिजिटल। यहाँ डिजिटल में मैं फिर से थर्मामीटर का एग्जांपल लूंगा। आजकल मार्केट में ना एक डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है। उसमें एक सेल लगता है, बैटरी लगती है, और उसकी वजह से एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि कितना बुखार है, और बीप बीप की आवाज भी करता है। शायद आपने देखा भी होगा। आप उसे ऐसे साइड में लगा लो, थोड़ी देर में बीप 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 ऐसे आवाज करेगा और डिस्प्ले पर आ जाता है कि इतना बुखार है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है। अब आ जाते हैं हाइब्रिड का एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ में। देखो हाइब्रिड का रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें हॉस्पिटल्स में ही, जब किसी पेशेंट को आईसीयू मशीन में या वेंटिलेटर पर रखा जाता है ना। आपने नोटिस किया होगा कि किसी पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो उसको आईसीयू में रख देंगे या वेंटिलेटर पर रख देंगे, तुरंत है ना उसके शरीर पर ढेर सारे तार जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ तार लगा देंगे, उंगलियों में तार लगा देंगे, मशीन लगा देंगे जिससे ऑक्सीजन लेवल, उसका है ना ब्लड लेवल, है ना बीपी वगैरह चेक किया, हार्ट बीट क्या है, यहाँ लगा देंगे तार, पैरों में तार लगा देंगे, पूरे शरीर पे तार ही तार लगा देते हैं। और उन तारों के है ना अंदर होने वाले कंपन से, उनकी रीडिंग से है ना पता लगा लेते हैं शरीर में चल क्या रहा है। और वो कहाँ देख रहे होते हैं? एक साइड में खड़े हुए मशीन में लगी हुई डिस्प्ले पर, है ना। आईसीयू मशीन में जब आईसीयू बेड पर जिस पेशेंट को रखा जाता है उसके साइड में पूरा एक पैनल होता है, वहां एक डिस्प्ले भी लगी रहती है जिस पर देखते रहते हैं डॉक्टर के इसके अंदर है ना ऑक्सीजन लेवल क्या है बॉडी में, या हार्ट बीट क्या चल रही है, पल्सेस क्या चल रही है, वो सब देखते रहता है। तो एक डिस्प्ले पर भी है ना, अगर आप डिजिटल फॉर्म में देखते जा रहे हो सारी चीजों को, और शरीर पे तार लगा रखे हैं, तो दोनों का मिश्रण हो गया है नहीं? बिल्कुल। तो यानी कि रियल लाइफ में अगर एनालॉग और डिजिटल दोनों का एग्जांपल आपको देखना है तो आईसीयू मशीन्स या आईसीयू बेड कह दीजिए, या फिर वेंटिलेटर का एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए रियल लाइफ के एग्जांपल। फिर से सुन लो।
एनालॉग के केस में मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोनों आते हैं, डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ही होता है, और हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर रियल लाइफ के एग्जाम्पल तो आपने समझा दिए, कंप्यूटर वाले एग्जाम्पल समझा दीजिए, ये बता दीजिए। तो देखो एनालॉग के केस में ना आप चाहें तो मैकेनिकल कंप्यूटर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिखे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये एग्जाम्पल भी आप यहां पर दे सकते हैं, या फिर है ना आप जो स्पेशली एनालॉग के नाम से कुछ कंप्यूटर बनाए गए थे उनके नाम भी यहां पर दे सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहां लिख लो, ऐसे लिख लो, एनालॉग के आगे एक एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर बनाया गया था मोनियाक के नाम से, जैसे ये नाम लिखा है मैंने एनियाक, ऐसे एक कंप्यूटर बनाया गया था मोनियाक के नाम से, जो कंप्लीटली इसका एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण था। इसे नोट कर लीजिए। मैं देखो बेटा फिर से बता रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। आप चाहें तो एनालॉग के केस में जब आपसे पूछा जाए कि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, तो आप मैकेनिकल वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ये, और आप चाहें तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी मार्क 1। बट स्पेशली अगर नाम देना है एनालॉग कंप्यूटर का कोई अलग से, तो मोनिया का आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं, या ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लिया? एक एग्जाम्पल है ना, आप और लिखना चाहें तो लिख लो इसके बाद में, HEATH, हेथ किट EC1 के नाम से, ये भी एक कंप्यूटर बनाया गया था जो कि एनालॉग कंप्यूटर कहलाता था। ठीक है, और देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल तो आप यही दे दो, यहां पर लिख लो चाहो तो एनियाक, यही एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है जी, ANIAC है ना, एनियाक। और हाइब्रिड कंप्यूटर का स्पेशली कोई एग्जाम्पल आपको देना है तो एक कंप्यूटर बनाया गया था ACAT1 के नाम से, ACAT1। तो ये है ना हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है इन प्रैक्टिकल वे में, नोट कर लीजिए। अब यहां तक अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछो, नहीं तो फिर मैं अब आगे बढ़ूंगा। तो अगर इन सबका एक बार कंक्लूजन सुनना चाहते हैं तो ये दोबारा से सुन लीजिए कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को दो टाइप में बांटा गया, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में ये तीनों नाम आएंगे, जिनके ये तीनों एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखकर बता दिए। दूसरी बात, ये तीनों एग्जाम्पल अपने अपने पहले पहले कंप्यूटर भी हैं। ठीक है, यानी पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फिर टाइप 2 में कंप्यूटर को इन तीनों नामों से बांटा गया है। इन तीनों में डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ही है, एनालॉग के अंदर दोनों नाम आ जाते हैं, और हाइब्रिड का मतलब एनालॉग डिजिटल दोनों को मिलाकर, जो कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया कंप्यूटर होगा वो हाइब्रिड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भाई, नोट कीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि ये जो एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इसके बनाने के बाद ही है ना चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दे दी गई थी। तो मैं चाहूंगा है ना कि आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर ही लें तो अच्छी बात रहेगी। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम बताइए, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का नाम बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये सारे फादर्स के नाम भी है ना आप साइड में नोट कर लीजिए। देखो बेटा, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इनका नाम है, हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर का पिता, इनका नाम था चार्ल्स बेबेज। हिंदी में भी चार्ल्स बेबेज ही लिखा जाएगा क्योंकि व्यक्ति का नाम है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इनका नाम था बेटा सेमोर क्रे, या सेमर क्रे भी बोल देता है इनको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंप्यूटर। देखो जी, मॉडर्न शब्द का मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। ये चीज है ना आपको बहुत सारी लोकल राइटर की किताबों में गलत देखने को मिलेगी।
कहीं कुछ आंसर लिख दिया है, कहीं कुछ आंसर लिख दिया है, तो ये चीजें सही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ये नाम लिख लीजिए बेटा, एलन ट्यूरिंग। इसका नाम था एलन ट्यूरिंग, TURING। ठीक है। एलन ट्यूरिंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने ट्यूरिंग मशीन नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया था कंप्यूटर के लिए। उसी को बनाने के बाद एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर के इतिहास में फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की जगह मिल गई। और एक फादर और नोट कर लीजिए, फादर ऑफ इंटरनेट। ये भी नोट कर लीजिए, जब सारे फादर के नाम लिख रहे हैं आप तो इनका नाम लिखिए, विंटन ग्रे सर्फ, CERF। विंटन ग्रे सर्फ नाम के व्यक्ति थे जिनको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से बोला गया। नोट कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर सारे के सारे फादर ही थे, कोई मदर नहीं थी, कोई माता का नाम नहीं आता है? बिल्कुल आता है। देखिए, माता का नाम ऐसा नहीं आता कि मदर ऑफ कंप्यूटर। एक लेडी का नाम जरूर बोला जाता है जिसको सबसे पहली प्रोग्रामर लेडी कहा गया। ये और लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी, प्रोग्रामर लेडी। ठीक है जी, यानी पहली प्रोग्रामर महिला। ठीक है ना। प्रोग्रामर का मतलब होता है प्रोग्राम लिखने वाली। तो बेसिकली फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है, यानी कि चार्ल्स बेबेज, इनकी मशीन जो बनाई थी इन्होंने, कौन सी थी? डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन। उसके लिए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखे थे वो इसी ने लिखे थे कि कैसे काम करेगी मशीन। तो इसीलिए ना इसको फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी के नाम से बोला गया। और इनका नाम है ऑगस्टा एडा बेरॉन। ठीक है, ऑगस्टा एडा बेरॉन। कभी कभी है ना ऑगस्टा एडा भी लिखा आ जाता है या पूरा नाम लिखा आ जाता है। तो इनमें से ना कुछ भी तीनों शब्दों को ध्यान में रखना है। ऑगस्टा एडा बेरॉन, इनको आगे पीछे करके बोल देते हैं। कई बार लेडी ऑगस्टा भी लिखाई दे देते, बोल लिख कर दे देते हैं केवल। तो ये ऑगस्टा एडा बेरॉन या लेडी एडा ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये नाम है ना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। बाकी है ना, जब मैं आपको कंप्यूटर का इतिहास बताऊंगा या पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किसने क्या चीज बनाई थी। फिलहाल के लिए ना अभी आप ये दिमाग में रखिएगा। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? इज दैट क्लियर? रब कर दूं इसको? ठीक है। एक बार फिर से सुन लो। कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है सेमोर क्रे को, आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग, और इंटरनेट के पिता विंटन ग्रे सर्फ को कहा जाता है। और पहली प्रोग्रामर लेडी का नाम ऑगस्टा एडा बेरॉन था। अब कंप्यूटर के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि वर्गीकरण की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमें बेसिकली पढ़ना होता है या समझना होता है डिजिटल कंप्यूटर को ही। तो हेडिंग डालिए डिजिटल कंप्यूटर। आप बोलेंगे सर कुछ कुछ ऐसा ही तो आपने ना बिल्कुल शुरुआत में लिखवाया था जब कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया था। बिल्कुल। और मैंने कहा भी था कि ये सब बातें ना आपको आगे एक चैप्टर में भी पता चलेंगी, यानी कि हिस्ट्री जनरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है। तो वही चीज लौट के आ गई यहाँ पर। देखो, पूरे जितने भी कंप्यूटर्स के नाम हमने या कैटेगरी के नाम लिखे ना, उनमें बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हमें केवल डीप में पढ़ना होता है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आज के समय जो कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। अब जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं इनको भी है ना दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो इनके साइज के अकॉर्डिंग, यानी इनके आकार के अकॉर्डिंग। जब साइज यानी कि आकार के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया, बांटा गया, तब ये चार नाम हमें देखने को मिले। यानी कि दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे बड़े कंप्यूटर को है ना सुपर कंप्यूटर के नाम से बोल दिया गया। फिर कुछ कंप्यूटर्स को है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोला गया। इसके बाद कुछ कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर के नाम से बोला गया, क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया था। 1970s के टाइम की बात है, 1970 के टाइम की। और आज के समय के जो कंप्यूटर्स हैं वो और छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं, तो इनको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाता है। हिंदी में भी इनको यही नाम दिया जाएगा। सुपर कंप्यूटर को सुपर, मेन फ्रेम को मेन फ्रेम ही कहा जाएगा, मिनी को मिनी कंप्यूटर कहेंगे।
और माइक्रो को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाता है। ये तो हो गए साइज के अकॉर्डिंग। फिर डिजिटल कंप्यूटर को है ना डिवाइड किया गया है फंक्शन यानी कि कार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब कार्य के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया तो 3 नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है बेटा वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन। इसके बाद नाम आता है सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर। और तीसरा नाम आता है बेटा एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड शब्द का मतलब होता है बेसिकली पूर्व निर्धारित। लिखना चाहें तो लिख लीजिए पूर्व निर्धारित यानी प्री डिफाइंड प्रणाली। ठीक है, तो ये नाम आता है हमारे सामने, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है जी, तो फाइनली है ना सबको समझ में आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब एक एक करके ना इन सभी के बारे में है ना जानकारी लेंगे कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या है। तो शुरुआत करते हैं सुपर कंप्यूटर से ही। ठीक है, चलो, तो फाइनली है ना ये सब चीजें आपने नोट कर ली हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की। देखो, रब कर दो इसको। देखो, जब हमने डिजिटल कंप्यूटर को बांटा साइज यानी कि आकार के आधार पर, तब पता चला कि सबसे बड़े और सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप यहां पर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए कि सुपर कंप्यूटर के केस में आज की डेट में कौन से सुपर कंप्यूटर दुनिया में फेमस हैं। तो हम 2 नाम देखेंगे, एक तो हमारे इंडिया का और पूरे दुनिया का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लो। अगर आपसे ये कहा जाए कि दुनिया का नंबर 1 यानी फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड में कौन सा सुपर कंप्यूटर है इस समय, तो वो आंसर है बेटा यूएसए का यानी कि अमेरिका का, और इसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, इससे पहले जब तक है ना फ्रंटियर अमेरिका का दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर नहीं बना था, इससे पहले जापान का एक फुगाकू के नाम से सुपर कंप्यूटर था, वो सबसे फास्ट तेज चलता था। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी पिछली किसी क्लास में आपने ये सुना हो, वीओडी क्लास में शायद सुना हो कि मैं वहां पर फुगाकू नाम बोल रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि ये डायनेमिक डेटा है, आज कोई नाम है कल कोई नाम बदल जाएगा, फिर परसों कोई और नाम बदल जाएगा। तो ये नाम तो टाइम टू टाइम पर चेंज होते रहेंगे, ठीक है, फिक्स नहीं होता। यानी कल अगर मान लो चाइना दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना ले तो फिर चाइना का नाम आ जाएगा। तो जब भी कभी आप पेपर देने जा रहे हैं, हिस्ट्री जनरेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उस समय की करंट का सबसे फास्ट चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम जरूर पढ़ के जाना। ठीक, अगला नेक्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट यानी कि नंबर 1 पर इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो बेटा इंडिया का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत, एरावत। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एरावत नाम बोला जाएगा, और ये हिंदू मान्यताएं जो होती हैं या हिंदू पौराणिक कथाएं जो होती हैं उसमें एक हाथी यानी एलिफेंट का नाम भी एरावत हुआ करता था। अगर आपने पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी ली है तो वही नाम रखा गया है। इस एरावत से जस्ट पहले एक नाम था प्रत्युष। हो सकता है मैं किसी क्लास में प्रत्युष नाम ले रहा हूं, तो वो उस समय का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि इससे पहले वाले जो सुपर कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया का प्रत्युष नाम का सुपर कंप्यूटर आज भी काम कर रहा है, वो हमारे भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग के लिए काम करता है। ये आजकल मौसम विभाग की जो जानकारियां आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट मिल जाती हैं, वो प्रत्युष नाम के सुपर कंप्यूटर की वजह से ही मिलती हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर अलग अलग सुपर कंप्यूटर रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बट इस समय एरावत नाम है। ठीक, अब सबसे पहली बात यह आती है कि सर
दुनिया का मतलब जो सबसे पावरफुल है ना, पावरफुल कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। हिंदी में इनको शक्तिशाली कह सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर जो बनाए गए हैं, बिगेस्ट भी होते हैं, बिगेस्ट भी कह सकते हैं, सबसे बड़े। इनको बनाया किस लिए जाता है, ठीक है, इनको किस काम के लिए बनाया जाता है, तो आप यहां पर लिख लीजिए इनका एप्लीकेशन। ऐसा हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए कि सुपर कंप्यूटर का एप्लीकेशन बताइए, यानी उपयोग बताइए। तो बेटा एक एक करके मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला एक ही कॉमन जवाब दीजिए जिससे सारे आंसर पता चल जाए, और वो ये है क्रिटिकल कैलकुलेशन। क्रिटिकल कैलकुलेशन यानी कि ये है एक कॉमन जवाब। कठिन गणना, कठिन गणनाएं, ऐसा लिख लीजिए। मतलब वो गणनाएं, वो कैलकुलेशन जो हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसे करने के लिए सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। जैसे मैं समझाता हूं, अगर है ना आप किसी कन्फेक्शनरी की दुकान पर जाएंगे, जिसे परचून की दुकान भी कहा जाता है, जहाँ बिस्किट वगैरह, घर के रसोई के जो सामान वगैरह जो मिल जाते हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो परचून की दुकान या कन्फेक्शनरी शॉप कहलाती हैं। आजकल उनका मॉडिफाइड रूप देखने को मिलता है हमें, तो उसे स्मार्ट स्टोर भी कह देते हैं, जहाँ पर आप सामान खुद से उठा के ला सकते हैं काउंटर पे। चलो वो एक अलग बात है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि वहां पर है ना कैलकुलेटर रखा हुआ देखा होगा आपने। जब वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति सामान का हिसाब लगाता है कितने रुपए का है, तो एक छोटा सा कैलकुलेटर होगा जिस पर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके बता देगा भाई इतना सामान इतना पैसे हुए आपके, है ना। तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर है। बट अगर उसी कैलकुलेटर से ये कही जाए कि तुम्हें मैथ की एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, गणित के एक समीकरण को हल करना है, तो क्या वो कैलकुलेटर हल कर सकता है? नहीं। तब इस काम के लिए अलग से कैलकुलेटर बनाए गए हैं जिनको साइंटिफिक कैलकुलेटर कहा जाता है ना, वैज्ञानिक कैलकुलेटर, जिनका इस्तेमाल जनरली बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, या एमएससी मैथमेटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो लोग ज्यादातर उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। केसीओ नाम की एक कंपनी काफी फेमस है कैलकुलेटर बनाने में, तो एक नाम है 100 MS या 991 ES के नाम से ये कैलकुलेटर्स आते हैं, जिनमें है ना आप मैथ की इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो बताइए, कैलकुलेटर में ही दो कैलकुलेटर है या नहीं, जिससे एक से नॉर्मल प्लस माइनस कर सकते हो, एक से मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो उसी तरीके से समझ लो कि कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो नॉर्मल काम कर सकते हैं, और कुछ कंप्यूटर क्रिटिकल वर्क को हल करेंगे, उनको ही सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाएगा। तो नॉर्मल गणनाओं को, नॉर्मल कैलकुलेशन को जो हमारा कंप्यूटर नहीं कर पाता है, उनको हल करते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे अगर हम बात करें यहां पर वेदर फॉरकास्टिंग की, वेदर फॉरकास्टिंग हिंदी में इसे कहा जाएगा मौसम जानकारी। आज के समय पर है ना मौसम विभाग इतनी बखूबी रूप से काम करता है कि अब कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। पहले बहुत ऐसा होता था कि अगर कोई मौसम खराब होने वाला है समुद्र तटीय इलाकों में भी, तो लोगों की जान चली जाती थी। मछुआरे जो मछली पकड़ने जाते थे समंदर में वो मर जाते थे तूफान की वजह से। पर आज के समय ना मौसम विभाग इतने बखूबी रूप से काम करता है कि पहले से ही चेतावनी दे दी जाएगी 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, कि मौसम इस रफ्तार से, इस तूफानी रफ्तार से आ रहा है कि तबाही मचा देगा। यानी कि मछुआरे तटों को छोड़कर अंदर आ जाएं, समंदर से बाहर निकलें, और जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां से भी लोग हट जाएं, क्योंकि जब समुद्री तूफान आता है तो वहां जो भी चीजें हैं समुद्र तटीय इलाकों में, घर वर जो भी बने हो, सबको तहस नहस कर देता है। तो अब आज के समय पर है ना बहुत कैजुअलिटी कम सुनने को मिलती है। पहले ज्यादा सुनने को मिले, इतने आदमी मर गए समुद्र तटीय इलाके में, तूफान आए इतने आदमी मर गए, अब नहीं सुनने को मिलता है ना। तो आज के समय ना मौसम विभाग इतनी सटीक जानकारी देता कैसे है, तो पता चला इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स काम करते हैं, कैलकुलेशन बताते हैं करके कि कितनी तेजी से तूफान आएगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहां हम लिख सकते हैं दैट इज ड्रग डिजाइन के लिए, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए या उनकी डिजाइन तैयार करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। इसके बाद एक शब्द आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स ये क्या चीज होती है? देखो, फ्लूइड डायनेमिक्स बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है।
आप में से बहुत से लोग होंगे जो फिजिक्स यानी कि भौतिकी बैकग्राउंड से होंगे, उनको ये शब्द पता होगा फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। इस ये दो शब्दों से बनता है मिलके, एक तो हाइड्रोडायनेमिक्स, इसका मतलब होता है तरल, और एक होता है एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, इसको बेसिकली बोलते हैं गैस। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी तरल पदार्थ में चीजें मौजूद हैं, ये नहीं कि हमारी पृथ्वी पे ही तरल पदार्थ में जो चीजें हैं लिक्विड फॉर्म में, पूरे ब्रह्मांड में भी अगर कोई लिक्विड फॉर्म में चीज पता चल रही है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारी पृथ्वी पे जो गैस फॉर्म में जितनी चीजें मिलती हैं, जितनी गैसेस मिलती हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी हो, या पूरे ब्रह्मांड में और भी गैसियस फॉर्म में जो रिसर्च चल रही होगी, गैस की रिसर्च चल रही होगी, वहां पर उसको एरोडायनेमिक्स कहा जाता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फ्लूइड डायनेमिक्स कहा जाता है। तो हम सीधे बोल देते हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स की कैलकुलेशन में, इसकी रिसर्च करने में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक सिंपल सा एग्जांपल और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या एप्लीकेशन लिखना चाहें, स्पेस रिसर्च में। ठीक है जी, यानी कि अंतरिक्ष की खोज, या ऐसे लिख लो अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे है ना एक एग्जांपल याद आ रहा है, मैं जरूर बोलूंगा उसको, बताऊंगा आपको। एक्चुअली है ना, आप एक मूवी देखिएगा, द मार्शियन, मंगल ग्रह पर बनाई गई एक मूवी, एक पिक्चर है हॉलीवुड की, द मार्शियन नाम है उसका। उस मूवी में ना ये दिखाया गया है कि कुछ जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जाते हैं मंगल ग्रह पर। खैर अभी तक वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पाया है कि हमने किसी यात्री को मंगल ग्रह पर भेजा हो। मतलब वो स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं वो तो पहुंच गए हैं, इंडिया ने भी पहुंचा दिया है, अमेरिका का भी पहुंच चुका है ना, बट कोई यात्री अभी तक नहीं पहुंचा वहां पर, है ना। तो ऐसा उस मूवी में दिखाया गया कि मंगल ग्रह पर है ना कुछ यात्री पहुंचते हैं। अब वहां पर एक तूफान आता है, जिसकी वजह से है ना सारे के सारे यात्री वहां से निकल आते हैं, एक आदमी छूट जाता है। अब उस एक आदमी को ही बचाने के लिए ना सारी मूवी बनाई गई है। तो पहले तो ये भी दिखाया कि वो मंगल ग्रह पर कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि कई महीनों तक वो रहता है वहां पर, है ना। तो वहां पर आलू यानी पटेटो कैसे प्रोड्यूस करता है, वो सब कॉन्सेप्ट दिखाया है उसने, कैसे गैस बना लेता है वो। ठीक, अब वो फाइनली है ना उसको वहां से लाना है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आपको पता ही कि जो जो ग्रह हैं हमारे, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। अब वो ऐसे भी तो चक्कर काट रहे हैं जब सूर्य से बहुत दूरी पर चले जाएं वो, या पृथ्वी से बहुत दूरी पर चले जाएं, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम में लगेगा। हर समय तो है ना सारे ग्रह एक ही पास नहीं होते ना। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप है ना किसी मतलब जब बताते हैं कि कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है किसी ग्रह पर, तो इतने दिनों में पहुंचा, इतने महीने में पहुंचा वहां पर, वरना तो सीधे सीधे नहीं भेज सकते। तो इस तरीके से है ना कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि इतने महीने लग गए, इतना टाइम लग गया वहां तक पहुंचने पहुंचने में। तो एक्चुअली क्या है ना, सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स है ना किसी पॉइंट पर है ना नजदीक भी आ जाते हैं और दूर भी चले जाते हैं, नजदीक भी आ जाते हैं और दूर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके का ना कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता ही होगा, आपने भूगोल में ज्योग्राफी में ये जरूर पढ़ा होगा। तो ऐसे ही वहां पर बताया गया है कि एक कुछ पर्टिकुलर टाइम आएगा, उस समय पे ही मंगल और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी देर की तो मंगल और पृथ्वी में दूरी बहुत बढ़ जाएगी और हम उस आदमी को वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो आदमी वहां पर भूखा भी तो है, जिंदा कैसे रहेगा वो, उसे जल्दी भी तो लाना है। तो फिर ये दिखाया गया उस मूवी में कि वो व्यक्ति भी है ना मंगल ग्रह से एक स्पेस क्राफ्ट से ऊपर निकले, और यहाँ से पृथ्वी से भी स्पेस क्राफ्ट लेकर है ना आदमी अंतरिक्ष में पहुंचे, और एक ही पॉइंट पे जाके वो दोनों मिल जाएं तो पकड़ लेंगे। अगर जरा सा है ना ये ऊपर नीचे हो गया, तो ये तो वापस आ सकते हैं जो पृथ्वी से निकले, ये अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा, मर जाएगा वो। तो ऐसा है ना दिखाया गया उस मूवी में। और ये दिखाया गया कि इस क्रिटिकल कैलकुलेशन को, क्योंकि अंतरिक्ष में एक पॉइंट पे जाके पकड़ना है उसको, ये क्रिटिकल कैलकुलेशन जो उस मूवी में दिखाया गया वो हल करके दिखाता है चाइना का सुपर कंप्यूटर, है ना। यानी उस समय जब मूवी बन रही होगी तब हो सकता है चाइना का ही सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में हो,
तो उसी का नाम वहां पर लिया गया है, उसी बताया गया कि चाइना में सुपर कंप्यूटर, उससे कैलकुलेशन करके लेके आओ, तब वहां से कैलकुलेशन होती है और तब उस अंतरिक्ष यात्री को वापस पृथ्वी पर लाया जाता है। हमारा भारत कितना पीछे है? काफी पीछे है। अगर दुनिया के सबसे तेज चलने वाले 100 कंप्यूटर की सूची बनाई जाए, 100 कंप्यूटर्स की, तो उसमें हमारा भारत है ना अभी, ये समझ लो कि 60-70 के आसपास की रेंज में है। और टॉप में अमेरिका है, तो उसके नीचे चलते चले जाओ तो 60वें या 70 नंबर पे जाकर, 60-70 के बीच में जाकर है ना इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम आता है। खैर टॉप 100 में तो है ही है। ठीक है, चलो धीरे धीरे भारत भी तरक्की करेगा तो हो सकता है भारत किसी दिन दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना ले। बट आज की डेट में ना जो सबसे नंबर 1 पे रहते हैं देश, वो यही 3-4 देश हैं, अमेरिका और जापान और चाइना। इन तीनों देशों के ही नाम आते हैं जो सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है जी, तो अगर मान लो पेपर में पूछ भी लिया जाए कि सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए, या इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, या इसके एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब देखो बात ये आती है कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसा हमने पेपर में क्वेश्चन भी देखा है। तो इसमें बेटा है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, इसमें कंट्रोवर्सी भी है। क्योंकि अगर हम बात करें ना सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी की, तो 1954 1954 से ही है ना ये तय हो जाता है कि 1954 में बने कुछ कंप्यूटर या कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर बना जिसके द्वारा जो कैलकुलेशन की गई वो नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर की कैलकुलेशन से ज्यादा थी, है ना, तब है ना उसको सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में रख लेना चाहिए। बट बहुत सारे लोग है ना नहीं मानते उसको। 1954 में एक कंप्यूटर बना था जिसको सुपर कंप्यूटर नहीं कंसीडर करते। कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमें मान लेना चाहिए CDC 6600 के नाम से। कुछ लोग कहते हैं कि मैनचेस्टर एटलस के नाम से एक सुपर कंप्यूटर बना जिसे सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाना चाहिए। तो देखिए ये तो कंट्रोवर्सी है दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, बट फिर भी ज्यादातर चांस जो होते हैं वो या तो मैनचेस्टर एटलस या CDC 6600, यानी CDC 6600, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि बताइए दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो या तो एटलस पूछ रहे होंगे या CDC 6600 पूछ रहे होंगे। आप बोलेंगे सर दोनों नाम आ गए तो फिर एटलस पर टिक करना, क्योंकि एटलस CDC 6600 से पहले बना था। ठीक है जी, चलो तो अब मैंने एक छोटा सा डेटा आपको देने जा रहा हूं बोर्ड पर, जिसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। देखो आप लिख लीजिए 1954, इसमें आप लिख लीजिए IBM नॉर्क, एक नाम लिख लीजिए IBM नॉर्क। मैं फुल फॉर्म अभी लिख दूंगा, पहले नाम लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए IBM 1960 में बना एक यूनिवैक लार्क नाम का, यूनिवैक LARC लार्क। इसके बाद लिखिए 1962 में बना IBM कंपनी का 7030 स्ट्रेच, STRETCH नाम का एक कंप्यूटर। इसके बाद 1962 में ही बना एक कंप्यूटर जिसका नाम था मैनचेस्टर एटलस। ठीक है, ये नाम है इसलिए इनको हिंदी में नहीं लिखा जा सकता। 1964 में लिखिए CDC 6600, जिसका नाम अभी बोल रहा था मैं। और फिर लिख लो बेटा 1975 में लिखा आया क्रेवन। यहां तक लिख लीजिए बस, इनको नोट कीजिए। अब ये मैंने ईयर वाइज क्यों लिखा है पता है, क्योंकि है ना बहुत सारे जो लोग कहना ये कहते हैं कि 1954 में बना IBM नॉर्क नाम का जो कंप्यूटर था उसको सुपर कंप्यूटर मानना चाहिए दुनिया का सबसे पहला। फिर कुछ लोग कहते हैं यूनिवैक लार्क नाम का कंप्यूटर को मानिए। कुछ लोग IBM 7030 वाले कंप्यूटर को भी तर्क देते हैं कि वो भी सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। बट ज्यादातर लोग जो तर्क देते हैं वो इन दोनों को देते हैं, या तो बोलते हैं कि एटलस को मान लो या फिर CDC 6600 को मान लीजिए। इसलिए मैं यहाँ पर 2 स्टार बना देता हूं ताकि आपको ये याद रहे कि मैनचेस्टर एटलस या CDC 6600 को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, अब मैं इनके फुल फॉर्म लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। देखो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आईबीएम कंपनी है अमेरिका में, उसका नाम है। और इसके आगे लिख लीजिए नोबल ऑर्डिनेंस, नोबल ऑर्डिनेंस रिसर्च कैलकुलेटर, रिसर्च कैलकुलेटर, ये नोट कर लीजिए। मनदीप, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है और इसके बारे में ना हमने क्लास के शुरुआत में ही चर्चा कर ली है, आप चाहें तो क्लास की शुरुआत देख लीजिएगा। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नोबल ऑर्डिनेंस रिसर्च कैलकुलेटर, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद लिखा हुआ यूनिवैक लार्क। यूनिवैक का है ना अपना फुल फॉर्म होता है, पहले यहां लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, यूनिवैक का भी अपना एक फुल फॉर्म है, लिख लीजिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके आगे लिखा है लार्क। लार्क का फुल फॉर्म था बेटा लिवर मोर, लिवर मोर एडवांस रिसर्च कंप्यूटर। ये ध्यान रखना, यहां पर लास्ट वाले सी का मतलब कंप्यूटर है और नॉर्क में लास्ट वाले सी का मतलब कैलकुलेटर होता है। ठीक है, बाकी आईबीएम 7030 स्ट्रेच, इसका तो कोई फुल फॉर्म है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल आईबीएम का फुल फॉर्म है, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाएगा। मैनचेस्टर एटलस का भी कोई फुल फॉर्म नहीं है। सीडीसी का फुल फॉर्म है, वो लिख लीजिए, दैट इज इसे बोला जाता है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, अब देखो मैंने बताया ना कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना वो इन्हीं नामों में है, तो इसलिए मैंने ईयर भी आपको लिखवा दी है, ताकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है, तो ईयर वाइज भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से मान लो दो ऑप्शन आ गए, तो ईयर वाइज आप टिक कर दोगे, कौन पहले आया था वही सही आंसर माना जाएगा। फिर भी ज्यादातर इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां पर क्या लगा, 1975 में क्रे वन नाम का सुपर कंप्यूटर बना। ये क्रे वन नाम का सुपर कंप्यूटर ही बनाया था बेटा सेमोर क्रे नाम के या सेमर क्रे नाम के व्यक्ति ने। ठीक है जी, और इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के बाद पूरी कंप्यूटर की इंडस्ट्री ने ये मान लिया कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का। जैसे कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर तो पहले भी बन रहे थे, बस चार्ल्स बेबेज को ही क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया, क्योंकि उनने जो मशीन बनाई थी वो एक क्रिटिकल से क्रिटिकल कैलकुलेशन को भी हल करने वाली मशीन थी, है ना, यानी जो कठिन काम को करके दिखा देगा उसका नाम हो जाएगा। तो इसीलिए ना क्रे वन नाम का जो सुपर कंप्यूटर बनाया 1975 में, वो सिमोर क्रे ने बनाया था, और इसे बनाने के बाद इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की उपाधि दे दी गई, इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोल दिया गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन इसमें भी है, कई सारी लोकल राइटर की किताबों में या लोकल राइटर्स की पीडीएफ में ना यहाँ पर 1975 की जगह 1976 लिखा होता है। उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है बेटा कि 1976 में बेसिकली अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है लॉस एलामोस यूनिवर्सिटी, या लॉस एलामोस यूनिवर्सिटी है एक, वहां पर ऑपरेशनल तरीके से, ऑपरेशनल तरीके से मतलब सही तरीके से सुचारू रूप से इसको चलाया गया था 1976 में। तो कई जगह पे ये लिख दिया गया है कि 1976 में ही क्रे वन नाम का सुपर कंप्यूटर बना था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। वैसे बना 75 में था, बट उसे ऑपरेशनल तरीके से 76 में लॉस एलामोस यूनिवर्सिटी में चलाया गया था, या लेबोरेटरी में चलाया गया था। इस वजह से ना कहा या मान लिया जाता है कि 76 में बना था, बट बना नहीं था, गलत है ये, 75 में बन गया था। अब अगर पूछा जाए कि क्रे वन सुपर कंप्यूटर कब बना और ऑप्शन में 75 है ही नहीं, तो भी 76 को टिक कर देना। ठीक है जी, तो ये कहानी है सुपर कंप्यूटर की जो मैंने आपको समझाई।
अब इसके बाद है ना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और भी है सुपर कंप्यूटर का, जो हमारे इंडिया के परस्पेक्टिव से है। ठीक है, तो देखो इंडिया के परस्पेक्टिव से जो सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे है ना इंडिया में, भारत में सुपर कंप्यूटर नहीं था। ये बात चल रही है 1987 के आसपास की, 1987 के आसपास की, है ना। तब फाइनली उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस समय राजीव गांधी ने अमेरिका में, इस व्यक्ति ने ना अपनी एक कॉरपोरेशन बना ली थी, कंपनी बनाई और सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया। तो उस समय ना क्रे एक्स एमपी, ये नाम था एक सुपर कंप्यूटर का, जो उस समय करंट का बना होगा तभी तभी, क्रे एक्स एमपी। ये वो सुपर कंप्यूटर था जिसकी डिमांड की थी राजीव गांधी ने कि आप हमें दे दीजिए, और इन पूरे वर्ल्ड में हमारा भी नाम हो जाएगा कि इंडिया में भी एक सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है। अब भले ही वो इंडिया ने नहीं बनाया हो, है ना, पैसों से खरीदा गया हो, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज भी लोग यही कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में जहां पर मोदी गवर्नमेंट है ना, एनडीए की सरकार है, तो इन्होंने राफेल विमान को नहीं खरीदा, खरीदा है, बनाया थोड़ी है। बट जब बात होगी कि राफेल विमान पूरी दुनिया में कौन कौन से देश में है, तो इंडिया का नाम भी हो जाएगा। तो ये तो शुरू से होता हुआ आ रहा है और आज भी हो रहा है कि कोई देश अगर कोई टेक्नोलॉजी बना लेती है तो दूसरे देश उसको पैसा देकर खरीद सकते हैं। मोदी सरकार भी यही करती है बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार ने भी है ना यही किया। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ फोकस करके, ताकि कोई ये ना सोचे कि कांग्रेस खराब थी या बीजेपी अच्छी है, या बीजेपी खराब है कांग्रेस अच्छी है। मतलब सबने अपने अपनी जगह जगह पर अपने अपने टाइम पर सबने काम किया है। तो क्रे एक्स एमपी नाम के सुपर कंप्यूटर की डिमांड है ना राजीव गांधी ने की थी, और उन्हीं का ही कॉन्सेप्ट था कि भारत में भी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस बात के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उस समय जब हमारे देश में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं थी, उस समय कंप्यूटर का जो है ना, जो क्रेज लेके आने वाला व्यक्ति था वो राजीव गांधी था। तो उन्होंने ना सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की डिमांड करी कि ये लेके आओ। अब अमेरिका ने मना कर दिया, यानी इन्होंने मना कर दिया क्रे ने कि भैया हम नहीं देंगे आपको, नहीं दे रहे। तब इन्होंने सोचा राजीव गांधी ने कि ठीक है, अब नहीं दोगे तो हम खुद का अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। अब जो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी लगाओ, बट अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाओ। ठीक है, तो 1987 से ये बात शुरू हुई। एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर विजय भाटकर, उनके नेतृत्व में काम शुरू किया गया। इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प ली गई, और फाइनली 1991 में, 1991 में भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 के नाम से जाना जाता है वो बन के तैयार हो गया। ठीक है जी, परम 8000 बन गया। उसके बाद फिर परम की ढेर सारी सीरीज बनाई गई, है ना। परम 8000 के बाद परम 9000 भी है, परम 10,000 भी है, परम सिद्धि भी है, परम, है ना, गंगा भी है, परम प्रवेगा भी है, परम शिवाय भी बना था, परम ईशान भी बना है। ऐसे ढेर सारे सुपर कंप्यूटर्स फिर भारत में बनाए गए। ठीक है, मेरी है ना, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक पीडीएफ फाइल भी मैंने बना के डाली है सुपर कंप्यूटर की। तो उसमें ये परम की पूरी सीरीज भी लिखी हुई है। तो वहां से है ना ये पढ़ भी सकते हैं एक बार में कि परम नाम के कितने सुपर कंप्यूटर भारत में बने हैं अभी तक। ठीक है, वहां से भी उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड आप करके पढ़ सकते हैं। तब जाके ना इंडिया में शुरुआत हुई सुपर कंप्यूटर की, और आज भी है ना आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि इंडिया टाइम टू टाइम पर नए नए सुपर कंप्यूटर्स बनाता ही जा रहा है, जिसमें अभी लेटेस्ट में पर एरावत के नाम से। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सुपर कंप्यूटर परम के नाम से ही हों, अलग नाम से भी होते हैं। जैसे परम नाम से तो है ही, जैसे प्रत्युष नाम है तो प्रत्युष के आगे परम शब्द नहीं लिखा हुआ, केवल प्रत्युष नाम है। मिहिर नाम का एक सुपर कंप्यूटर है तो मिहिर नाम है, परम मिहिर नहीं है वो। ऐसी एरावत जो मैंने अभी नाम लिखवाया था कुछ देर पहले, वो एरावत ही है, परम एरावत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि इंडिया में बनने वाले सारे सुपर कंप्यूटर के नाम के आगे परम लिखा हो, बट परम नाम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, जो परम नाम से बने हैं। आप चाहें तो उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके वहां से परम सीरीज के सारे सुपर कंप्यूटर के नाम भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप सो है ना ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। ठीक, तो अगली क्लास में मिलेंगे क्योंकि अब टाइम हो चुका है, और जो भी हिस्ट्री जनरेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आप बोलेंगे तो परम सीरीज के वो मैं नाम भी लिख दूंगा बोर्ड पर। ठीक है।
ठीक है, फिर आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से पूछिए। चलिए, जैसा कि सभी ने लिखा है सर कोई डाउट नहीं है, तो फिर आज के सेशन और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। बाकी जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ भी, है ना, फिलहाल मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी तो कहीं से मत पढ़ना। और उसमें अगर डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।